नमस्कार। कैरियर ग्रोथ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम यूनिट 2 पेपर फर्स्ट की जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के जो सेकंड यूनिट है उसके बारे में बात करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। अनुसंधान या शोध के कार्य में आईसीटी का क्या उपयोग है या उसके क्या अनुप्रयोग है, इसको लेकर हम जो है आज पूरी इस वीडियो लेक्चर्स में चर्चा करने वाले हैं। आईसीटी को लेकर मेरा ये पूरा वीडियो जो है ये कुल 3 भागों में है और आज हम जो है इसका पहला भाग जो है वो पढ़ने वाले हैं। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही सरल लेकिन प्रभावी भाषा के माध्यम से, पाठ्यक्रम के माध्यम से, कंटेंट के माध्यम से आपको जो है नेट की प्रिपरेशन कराने में आपकी मदद कर रहा हूं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट। तो एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम इसको 3 भागों में विभाजित करेंगे कि रिसर्च में या शोध में आईसीटी का उपयोग जो है वो किस प्रकार से किया जाता है, उसकी क्या चरण है। तो यहाँ पर आप देखिए पहला जो है वो है प्री डेटा एनालिसिस, है ना। यानी आईसीटी का सबसे जो महत्वपूर्ण अनुप्रयोग जो है वो आपका है डाटा विश्लेषण। लेकिन ये डाटा विश्लेषण अपने आप में जो है एक बड़ा मेजर टास्क है, रिसर्च का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और आईसीटी इसमें जो अपनी भूमिका निभाता है उसे हम 3 वर्गों में कहना चाहिए रेखांकित करने का प्रयास करेंगे। पहला है प्री डेटा एनालिसिस, सेकंड है डेटा एनालिसिस एंड थर्ड है पोस्ट डेटा एनालिसिस, यानी डाटा विश्लेषण के पूर्व का चरण और डाटा विश्लेषण और डाटा विश्लेषण के बाद का चरण। इस प्रकार से हम 3 चरणों में जो है आईसीटी के एप्लीकेशंस की बात करेंगे। तो आज हमारा पहला चरण है। अब हम पहले वीडियो के इस पहले भाग में हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन प्री डेटा एनालिसिस। प्री डेटा एनालिसिस यानी डाटा विश्लेषण का जो पूर्व चरण है उसमें हमारी उपयोग मतलब हमारे लिए आईसीटी किस प्रकार से उपयोगी साबित हो सकता है, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्री डेटा एनालिसिस का क्या अर्थ है, इसके अंदर क्या चरण आते हैं और ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसके अंदर हम क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं। तो सबसे पहला जो है प्री डेटा एनालिसिस का सबसे महत्वपूर्ण भाग है लिटरेचर सर्च, है ना। यहाँ ध्यान दें कि मैं लिटरेचर के लिए साहित्य शब्द लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ साहित्य से मतलब है हमारा हिंदी अंग्रेजी या जो भाषिक साहित्य उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। या साहित्य से मतलब है हमारे जो शोध का विषय है उससे संबंधित प्रकाशित सामग्री। तो हम यहाँ पर साहित्य की खोज करेंगे, है ना, सर्च ऑफ द लिटरेचर कि हमें कहाँ कहाँ से जो चीजें हमें प्राप्त होगी। और फिर है आर्टिकल अवेलेबिलिटी, इस पर जो आर्टिकल्स या रिसर्च पेपर जो है ना, आर्टिकल की उपलब्धता कि हमारे पास कौन कौन से आर्टिकल ऑलरेडी उपलब्ध हैं, उनके बारे में हम आईसीटी किस प्रकार से उपयोग ले सकते हैं। थीसिस एंड डिसर्टेशंस अवेलेबिलिटी, है ना, उसमें कौन कौन से थीसिस और डिसर्टेशंस अवेलेबल है। कंटेंट सर्च, कंटेंट क्या होगा उसको हम सर्च करेंगे। लिटरेचर ट्रैकिंग करेंगे। ध्यान रखें लिटरेचर सर्च करना और लिटरेचर ट्रैकिंग दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। हम यहाँ लिटरेचर ट्रैकिंग करेंगे एंड देन डेटा कलेक्शन, और फिर लास्ट में जो है वो डेटा कलेक्शन किस प्रकार से होता है और उसमें हमारा जो आईसीटी जो है वो क्या भूमिका निभाता है। तो आप देखिए लिटरेचर सर्च की जब हम बात करते हैं, है ना, तो लिटरेचर सर्च में क्या होता है, पुराने समय की हम बात करें ना, पास्ट रिसर्चर। पास्ट रिसर्चर का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा पुरानी हम बात कर रहे हैं, 20 25 30 साल पहले तक, इवन 8-10 साल पहले तक का समय भी हम ले सकते हैं, क्योंकि पिछले 1 दशक में जो है आईसीटी बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंजेस रिसर्च के फील्ड में लेकर आया है। तो यहाँ पर पहले जो भी होता था वो सब मैन्युअली होता था
और हार्ड कॉपीज जो लाइब्रेरीज में अवेलेबल होती थी, हर एक यूनिवर्सिटीज के और बड़े प्रतिष्ठित कॉलेजों की अपनी अपनी सेंट्रल लाइब्रेरीज होती थी, और किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की समृद्धता का आकलन वहाँ के पुस्तकालय से किया जाता था कि वहाँ की लाइब्रेरी कितनी रिच है। तो वहाँ पर जो है जो भी रिसर्चर्स है वो जाता था, और बहुत ही टीडियस और बहुत थकाऊ काम होता था, और वहाँ जाकर जो है वो अपना सारा लिटरेचर सर्च करता था। लेकिन आईसीटी ने अब जो है इसे बहुत आसान बना दिया है, और साथ ही साथ टाइम सेविंग है। टाइम सेविंग मतलब कि यहाँ पर हमारे पास आईसीटी का उपयोग करने से न केवल हमारे प्रयास को कम करना पड़ते हैं, अपितु हमारे पास समय की भी पर्याप्त रूप से बचत होती है, जहां पर हमें बहुत सारे रिसर्च मटेरियल, सामग्री, आर्टिकल्स जो है वो एक सिंगल क्लिक पर अवेलेबल है सर्च इंजिन्स में और उनके डेटा बेसिस में। तो हम बात करते हैं हम लिटरेचर सर्च कैसे करते हैं। तो लिटरेचर सर्च करने की जब हम बात करते हैं तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है इनफ्लिबनेट का, है ना। ये इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर है, और इनफ्लिबनेट अपने आप में एक वृहद लाइब्रेरी है, लेकिन इसका एक जो महत्वपूर्ण भाग है जिस पर आपके नेट एग्जाम में या सैट एग्जाम में क्वेश्चंस बनने की पूरी पूरी संभावना है, और वो है शोध गंगा, है ना। देखिए, भारत में गंगा नदी जो है वो नदी नहीं है, बल्कि हमारी भावना को प्रतीक है, जिसे हम एक शुद्धता का और पवित्रता का प्रतीक मानते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर एक शब्द उपयोग किया गया है, शोध गंगा। तो शोध गंगा जो है एक रिजर्वायर, एक स्रोत है, किसका है? इंडियन थीसिस का। जितने भी भारतीय शोध कार्य होते हैं उन सबके लिए एक डिजिटल रिपोजिटरी है, जहां पर जो है सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक थीसिस और डिसर्टेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स में जमा किए जाते हैं। अब ये शोध गंगा जो है, तो शोध गंगा के बारे में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहली चीज है कि शोध गंगा का जो है मेंटेनेंस या पूरा इसके पीछे जो मेन है वो कौन है? इनफ्लिबनेट सेंटर है, और 2011 में जो है ये स्टार्ट हुआ है ना, इनिशियली। और जनवरी 2013 में अहमदाबाद में ये स्टार्टिंग कहाँ हुआ था? 2011 में गुजरात यूनिवर्सिटी में, अहमदाबाद में। लेकिन बाद में इन्फ्लिबनेट सेंटर मूव्ड टू इट्स न्यू इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, अपना एक इनका खुद की एक बिल्डिंग्स है जो इन्फो सिटी गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, वहां पर इन्फो सिटी करके आजकल बड़े बड़े जो भी शहर होते हैं वहां पर नॉलेज पार्क या नॉलेज सिटीज बनाई जाती है स्पेशल पर्पज से। तो गांधीनगर में एक इन्फो सिटी है, तो उस इन्फो सिटी में इन्फ्लिबनेट को 2013 में, जनवरी 2023 में स्थापित किया गया, है ना, वहां वो चला गया। द इन्फ्लिबनेट सेंटर आल्सो मेंटेनिंग another repository known as the same name but थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो है शोध गंगोत्री, है ना। आप देखें, एक ही शोध गंगा और एक क्या है? शोध गंगोत्री। तो शोध गंगोत्री विच इज द रिपोजिटरी ऑफ द सिनॉप्सिस एंड रिसर्च प्रपोजल, है ना, फॉर द पीएचडी प्रोग्राम्स इन इंडियन यूनिवर्सिटीज, है ना। और ये आप देखिए कि शोध गंगा जो है, तो शोध गंगा मेनली किसके लिए? डेजर्टेशंस और थीसिस के लिए, है ना। रिजर्व ये इंडियन इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी फॉर थीसिस एंड डेजर्टेशंस। तो थीसिस और डेजर्टेशंस के लिए शोध गंगा है, और रिसर्च प्रपोजल एंड सिनॉप्सिस के लिए क्या है? आपका शोध गंगोत्री है। अब अगर हम बात करें कि इसकी समृद्धता की बात करें, तो लेटेस्ट जो इसके बारे में जो डेटा आपको मैं बता रहा हूँ वो ये कि यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं 4,78,118 थीसिस जो है शोध गंगा रिपोजिटरी में डिपॉजिट्स हैं। मतलब यहाँ पर एक बड़ा वृहद आपको थीसिस का कलेक्शन मिलता है। इससे बड़ा कलेक्शन भारत में डिजिटल फॉर्म में कहीं नहीं मिलेगा आपको। देन फिर हम अगर सिनॉप्सिस की बात करें तो यहाँ पर 12,362 सिनॉप्सिस हैं, और मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट्स है ना, एमआरपी इसका मतलब होता है मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट्स। जो भी विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा से अवगत हैं वो जानते हैं माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट्स, ये बहुत बड़ी मतलब तो कहना चाहिए प्रोग्राम चलते हैं। इसके साथ साथ में पोस्ट डॉक्टरल है ना, पीडीएफ 75, और 726 यूनिवर्सिटीज जो है वो सीधे सीधे इससे लिंक्ड है शोध गंगा से, और 840 है ना। देखिए, ये तो विश्वविद्यालयों की संख्या जो सीधे सीधे शोध गंगा से जुड़ी है, लेकिन 840
और ये उच्चतर शिक्षा संस्थान है, इसमें विश्वविद्यालय भी शामिल है और उच्चतर शिक्षा संस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस भी शामिल हैं जिन्होंने शोध गंगा के साथ अपना मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग एमओयू जो है वो साइन किया हुआ है। तो ये था शोध गंगा के बारे में। फिर आते हैं अगला जो है वो है आपका गूगल स्कॉलर, है ना। तो गूगल स्कॉलर जो है एक फ्रीली एक्सेसिबल वेब सर्च इंजिन है ना, जो फुल टेक्स्ट ऑफ मेटाडेटा एंड स्कॉलरली लिटरेचर्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है प्रॉपर वे में इंडेक्सिंग करता है। उसका जो बीटा वर्जन है वो कब रिलीज हुआ था, नवंबर 2004 में। तो गूगल स्कॉलर्स जो है ये क्या करता है, पीयर रिव्यूड, है ना। जो कहना चाहिए कि रिव्यूड का ऑलरेडी पहले हम बता चुके हैं कि पीयर रिव्यूड में पीयर का वर्ड होता है सहकर्मी, लेकिन यह सहकर्मी से मतलब होता है उसी फैकल्टीज के जो सीनियर फेलोज है, सीनियर साइंटिस्ट है, सीनियर प्रोफेसर्स हैं, वो जब आपके किसी आर्टिकल्स को, थेसिस को, पेपर्स को अगर रिव्यूड करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द पीयर रिव्यूड्स। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन एकेडमिक जर्नल्स मिलेंगे, बुक्स मिलेंगे, कॉन्फ्रेंस पेपर्स मिलेंगे, थेसिस मिलेंगे, डिसर्टेशंस, है ना, प्रीप्रिंट्स, एब्स्ट्रैक्ट्स, टेक्निकल रिपोर्ट्स एंड एटसेट्रा, जो भी कहना चाहिए एक रिसर्चर्स को चाहिए वो सब जो है गूगल स्कॉलर्स आपको अवेलेबल कराता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आईसीटी टूल है। गूगल स्कॉलर्स के बाद अगला जो महत्वपूर्ण आईसीटी टूल्स आपके सामने है वो है माइक्रोसॉफ्ट। आप देखते हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक सर्च, माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक्स, है ना, ये तीन अलग अलग आपके सामने एक लोगोस बने हुए हैं। एक्चुअल में ये पूरी इसकी जर्नी है और मैंने यहाँ पर उसको ब्लू कलर से हाईलाइट भी किया हुआ है कि जो माइक्रोसॉफ्ट है ना, तो स्टार्टिंग जब इन्होंने किया था तो उसको विंडोज लाइव एकेडमिक सर्च के नाम से 2006 में किया था। आप देखिए कि अगर हम गूगल स्कॉलर्स की बात करते हैं तो आप देखिए कि गूगल स्कॉलर्स जो है वो कब आया था, नवंबर 2004 में आया था, और विंडोज या माइक्रोसॉफ्ट ने जो अपना लॉन्च किया था वो 2006 में किया था, और सीधा सीधा टू कम्पीट द गूगल स्कॉलर को कम्पीट करने के लिए किया था। देन बाद में ये कुछ समय के लिए डिसकंटिन्यूड रहा और 2009 में अगेन इसको माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च एशिया ग्रुप लॉन्च्ड कि ना बीटा टूल उन्होंने लॉन्च किया जिसको उन्होंने लिब्रा नाम दिया। यानी आप देखें पहले आपके क्या था, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लाइव एकेडमिक सर्च था, है ना, बाद में कुछ समय डिसकंटिन्यू रहा, 2009 में लिब्रा नाम से अगेन इसको जो है लॉन्च किया गया। उसके बाद जो है 2011 में, है ना, डेटा विजुअलाइजेशन लिब्रा वाज रीडायरेक्टेड टू द एमएस सर्विस बाय 2000 माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक सर्च। एमएस का मतलब ये है ना, आप सोच रहे होंगे कि एमएस का क्या मतलब है, तो माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक सर्च सर्विस by 2011 and contained 27.2 million records of books, conference papers and journals। लगभग जो गूगल स्कॉलर्स करता है लगभग वैसा ही काम माइक्रोसॉफ्ट का एकेडमिक सर्च भी करता है ना। इसको 2012 में जो है वो अपडेट करना बंद कर दिया गया, लेकिन बाद में जुलाई 2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक नाम से इसको जो है वापस से लॉन्च किया, है ना। और अगर हम अभी बात करें तो अभी इनका माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्च इंजन है जिसे हम कहते हैं बिंग, है ना। तो बिंग एंड इट्स इंटेलिजेंट पर्सनल असिस्टेंट सर्विस कोर्टाना, है ना, और ये रिलॉन्च को वापस से किया गया 2016 में। तो ये सब आपके माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक सर्च के बारे में था। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण आता है आपका मैंडेली। तो मैंडेली जो है वो एक रेफरेंस मैनेजर है, साथ ही साथ ये एकेडमिक सोशल नेटवर्क भी है। ये हेल्प करता है आपको कि आप अपने जो रिसर्च वर्क है उसको ऑर्गेनाइज कर सके, उसको अदर्स जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, उनके साथ आप उनको कोलैबोरेट कर सके। तो मैंडेली जो है ये आगे भी मैं इसको डबल से एक बार और इसके बारे में बताने वाला हूँ, है ना। तो मैंडेली जो ऑटोमेटिकली जनरेट करता है बिब्लियोग्राफीज एंड कोलैबोरेट इजीली विद द अदर रिसर्च ऑनलाइन, है ना। फिर आता है आपका कैम्ब्रिज कोर। तो कैम्ब्रिज कोर जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस का एक हिस्सा है ना, और यहाँ पर भी मोर देन 30,000 जो है वो बुक्स अवेलेबल है। उसके बाद अगला आता है एल्सवेयर, है ना। एल्सवेयर जर्नल्स जो है ये जर्नल फाइंडर्स है, ये एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को यूज करता है, और यहाँ पर टू क्रिएट ए लिस्ट ऑफ रेकमेंडेड जर्नल्स फॉर यू टू पब्लिश योर रिसर्च, है ना। इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, आपको केवल और केवल क्या करना होता है, आप अपना जो एब्स्ट्रैक्ट है ना उसके बारे में आप केवल इंफॉर्मेशन दीजिए,
तो ये आपका पूरा आपको जो है मशीन एल्गोरिदम को अप्लाई करके आपके लिए पूरी एक डिटेल्स सुटेबल जर्नल्स की लिस्ट आपको प्रोवाइड करा देता है। और अगर इसके साथ में अगर आप मान लिया एब्स्ट्रैक्ट के साथ साथ में अगर कुछ और इंफॉर्मेशन अगर आप टाइटल्स वगैरह अगर देते हैं तो देन गुड्स, है ना। तो इस तरीके से आपका एक प्रोफाइल जनरेट होता है और दिस प्रोफाइल इज देन कंपेयर्ड विद द प्रोफाइल्स ऑफ प्रीवियसली पब्लिश्ड पेपर्स। यानी आपने अपना एल्सवेयर पे क्या किया, अपना एब्स्ट्रैक्ट जो है वो टाइप किया, है ना, टाइटल्स टाइप किया, तो एल्सवेयर आपके लिए मशीन एल्गोरिदम आपका पहले एक प्रोफाइल बनाया और ऑलरेडी उसके डेटाबेस में इस टाइप से सिमिलर जो भी प्रोफाइल्स होंगे उनके साथ वो मैच करेगा। और एल्सवेयर के पास ही क्या है, स्कोपस है ना। आगे स्कोपस के बारे में भी हम बात करेंगे। अब आता है आपका कोहेरेंट लाइब्रेरी। तो कोहेरेंट लाइब्रेरी जो है ये कलेक्शन ऑफ डेटाबेस है, लेकिन मेनली ये आप ध्यान रखिए मेडिसिन के बारे में, है ना, मेडिसिनल हेल्थ केयर। आप जब आगे पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको पता चलती जाएंगी कि ह्यूमैनिटीज के लिए कुछ स्पेशली रिकमेंडेशंस होती हैं, हेल्थ केयर के लिए अलग होता है ना, न्यूमेरिकल या मैथमेटिकल साइंसेज है या जो नेचुरल साइंसेज है उनके लिए अलग होता है। तो जब अगर हम मान लें मेडिकल या हेल्थ केयर से रिलेटेड अगर हम रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारे लिए जो है कोहेरेंट लाइब्रेरी जो है वो बहुत ही एक अच्छा आईसीटी प्लेटफॉर्म है ना, जहाँ पर हमें ये सारी चीजें मिलती हैं। इसके बाद हमारे पास और भी लिटरेचर रिव्यू या लिटरेचर सर्च के लिए जो चीजें आती हैं उसमें इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, है ना, इसमें जो आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं दे आर वेरी ऑथेंटिक और यू कैन यूज फॉर योर रिसर्च पर्पज। फिर आता है आपका रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री जर्नल्स, है ना, ये रॉयल सोसाइटी का है ना। देन आता है आपका टेलर एंड फ्रांसिस ऑनलाइन, है ना, ये भी आपको पूरा आपके लिटरेचर सर्च में आपकी बहुत अच्छी हेल्प करता है। स्प्रिंजर, है ना। देन सुप्रीम कोर्ट केसेस ऑनलाइन, अगर आप मान लिया लॉ से रिलेटेड अगर रिसर्च कर रहे हैं, जुडिशरी के फील्ड में अगर हैं, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसके जो केसेस जो पूरे ऑनलाइन लिस्टेड है तो वो आपके लिए बहुत अच्छी सर्च आपको लिटरेचर सर्च कराते हैं। देन उसके बाद आता है आपका कैग रिपोर्ट्स, है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अभी पिछले 2-3 दिनों से काफी भारत में ये चर्चा का विषय है क्योंकि कैड ने अपनी कुछ रिपोर्ट्स जो है वो काफी सारे करप्शन के बारे में बात की है, जिसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण आ रहा है कि आयुष्मान कार्ड में 7.5 लाख लोगों के लिए एक सेम मोबाइल नंबर से 999999, फिर कुछ के लिए 888। तो ये सब कहाँ से रिवील हुआ, केक से। तो केक की जो रिपोर्ट्स होती है ना वो लोकसभा और राज्यसभा में रखी जाती है और वो बहुत एथेंटिक होती है, तो वहां से भी आप अपना जो है लिटरेचर सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने देखो, ये भारत सरकार का बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव हम कह सकते हैं, data.gov.in, है ना, भारत सरकार का ही। मैंने उसका आपको एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा रखा है, तो आप देखिए कि इसमें ये जो है अलग अलग टाइप की, तो जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था तो उस समय फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज का चल रहा था, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। आप यहाँ पर इनका जो कैटलॉग वाला हिस्सा है यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो आप अपने अपनी आवश्यकता, आपको जैसा जिस टॉपिक्स पर आपको सर्च चाहिए, लिटरेचर चाहिए, वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। आप देखिए यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ फाइल्स और ये सारी चीजें रिकमेंड, देखो कैटलॉग में 13,039 कैटलॉग्स है इनके पास, है ना। टाइम्स डाउनलोड 9.75 मिलियन टाइम्स जो है डाउनलोड किया गया है ना। और सोर्सेज वेबसाइट से 167 है ना। और विजुअलाइजेशन है 2981, है ना। और आपको देखो टोटल ये तो टाइम्स डाउनलोड है ना पेज का। और अगर हम व्यूज वाइज बात करें तो data.go.in को कितने टाइम्स व्यू किया गया है, 32.75 मिलियन, है ना। तो ये सब चीजें ये आपके रिसर्च में मदद करने वाले, आपकी मतलब कहना चाहिए कि आपको जो लिटरेचर है उसमें आपकी काफी मदद करते हैं। तो ये थी। देन आता है आपका कंटेंट सर्च। तो कंटेंट सर्च के लिए, है ना, जब आपका कंटेंट सर्च में क्या होता है, बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन मैंने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहला टूल आता है गूगल एडवर्ड्स। तो गूगल एडवर्ड्स जो है कीवर्ड टूल है ना। आप अपनी रिसर्च से रिलेटेड कुछ ही कीवर्ड्स को जैसे ही गूगल एडवर्ड्स पर डालते हैं तो ये इससे रिलेटेड जितना भी मटीरियल्स है उन सबको ऑप्टिमाइजेशन
करके और आपको जो है वो प्रोवाइड्स कराता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आईसीटी टूल है गूगल एडवर्ड्स, है ना। गूगल एडवर्ड्स के बाद अगला जो आता है सोल। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा क्विकली जनरेट ये आइडिया जनरेशन के लिए है। यहाँ पर 15 डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। ये टूल अवेलेबल हेल्पफुल है रिसर्चिंग क्विकली अक्रॉस ए नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म, है ना। और साथ में बहुत सारे रिसर्चर्स के साथ आपकी कीवर्ड्स भी कनेक्ट करता है। ये एक डिफरेंट कीवर्ड्स भी आपको प्रोवाइड कराता है पर्सपेक्टिव कंपेयर टू द गूगल एडवर्ड्स टूल। गूगल एडवर्ड्स के साथ ये क्या करता है, आपको कुछ डिफरेंट प्रोवाइड कराता है कीवर्ड्स, क्योंकि आपको पता है कि जब हम प्लैगियरिज्म में जाते हैं तो कीवर्ड्स और ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। तो ये एक हमारा अच्छा टूल है। उसके बाद अगला जो है कंटेंट सर्च के लिए वो है उबर सजेस्ट। तो ये एक फ्री क्रोम एक्सटेंशन है ना। और ये हाँ ध्यान रखिए एसईओ, ये बहुत भारी वर्ड आएगा। तो एसईओ का मतलब होता है ना, एस स्टैंड फॉर सर्च, है ना। E stand for engine, search engine, और O for optimization, search engine optimization tool है ना। ये आपकी पर मंथ किस कीवर्ड्स को कितने बार सर्च किया गया है, उसका वॉल्यूम, सीपीसी, कंपटीशन डेटा, ये सारी चीजें जो है आपको ओवर सजेस्ट करता है। और साथ ही साथ देखिए आपको यहाँ पर दोनों में कंपेयर है ना। देखो क्या हो रहा है कि, है ना, द Uber Suggest extension will not only provide you with insightful data related to specific keywords query on Google, but also on sites like YouTube, Amazon, and more. And this is similar to Soap, but ये उससे कुछ डिफरेंस है। अब कैसे डिफरेंस है, तो ये क्या करता है, यूजर्स को अलाउ करता है ना, कीवर्ड्स को लेकर एक बास्केट क्रिएट करता है, विच इज जस्ट ए कलेक्शन ऑफ द कीवर्ड्स यू हैव सिलेक्टेड। आपने किन किन कीवर्ड्स को सिलेक्ट किया है उन सब कीवर्ड्स को एक बास्केट में डाल देता है। यू आर देन एबल टू एक्सपोर्ट योर बास्केट एज अ टेक्स्ट फाइल और कॉपी एंड पेस्ट इट, और फिर जहां पर भी आप फर्दर रिसर्च में उसको यूज करना चाहें यू कैन डू इट। तो ये था उबर सजेस्ट के बारे में। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो बॉटल नोज एंड स्पैजिफाई, ये भी बहुत अच्छे के मतलब कंटेंट सर्च के टूल्स हैं, है ना। तो बॉटल नोज जो है वो रिलेटिवली एक नया टूल है विच कैन बी यूज्ड हाईलाइट ट्रेंडिंग आर्टिकल्स एंड सोशल कमेंटरी बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कीवर्ड्स। यानी रिसेंटली क्या ट्रेंड्स में चल रहा है उसके बारे में बॉटल नॉज बहुत ही एक अच्छा टूल है जो आपकी मदद करता है ना। स्पेजिफाई जो है ये भी सिमिलर है किससे, बॉटल नॉज से, है ना। ये भी एक सोशल सर्च इंजन है ना। दो इट इज लेस स्ट्रक्चर्ड एंड मोर विजुअली इंटरेस्टिंग, दिस टूल क्रिएट्स अ टैपेस्ट्री ऑफ रिलेटेड ट्वीट्स। देखिए मैंने कहा ना सोशल मीडिया के ट्वीट्स में, इमेजेस में, म्यूजिक में एक्सेट्रा, आपने देखा होगा बहुत सी बार कोई छोटा सा एक वीडियो होता है ना, बहुत वायरल कर जाता है, ट्रेंड्स में आ जाता है। इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट बहुत अच्छे मतलब इतने ज्यादा व्यूज उसको मिल जाते हैं, या ट्विटर्स पे कोई ट्वीट करता है तो वो ट्वीट्स जो है वो एकदम से अचानक से वायरल हो जाता है। हैशटैग और ये सब जो लगाते हैं ना, तो उन सब चीज में इन कहना चाहिए आईसीटी टूल्स का यूज होता है। और यही आईसीटी टूल्स जो है वो रिसर्चर भी अपने इसमें रिसर्च में यूज कर सकता है। उसके बाद आता है आपकी, देखिए याहू आंसर्स है ना, लिंक्डइन है, कोरा है, इसके थ्रू भी आप जो है कंटेंट सर्च कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आता है लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू क्या है, तो लिटरेचर रिव्यू जो है वो आपके रिसर्च का एक बहुत ही इनहेरेंट पार्ट है आपके प्रोजेक्ट्स का, है ना। बिकॉज ये आपको हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड एंड द रिलेवेंट बैकग्राउंड ऑफ द ब्रॉडर रिसर्च। आपका जो रिसर्च एरिया है, आपकी जो शोध का कार्य है, उस शोध के कार्य को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में अगर आपको समझना है तो आपको लिटरेचर रिव्यू करना होगा। ये एसोसिएटेड हो सकता है आपका पॉलिटिकली, एनवायरमेंटल, सोशियटल एंड टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, है ना। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो डू आई हैव इंक्लूड लिटरेचर रिव्यू इन माय रिसर्च, क्या मेरे रिसर्च प्रपोजल में ये है ना। क्या मैंने स्टार्टिंग में अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में ये सब किया। तो ये क्वेश्चंस होते हैं जो किसी भी रिसर्चर्स के सामने प्री डेटा एनालिसिस की अलग अलग फेजेस में से एक फेज ये है, वहां ये उसके सामने आते हैं। तो इसमें लिटरेचर रिव्यू क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये आपको सक्षम बनाता है, इट एनेबल्स टू यू, है ना। काय के लिए एनेबल्स करता है आपको, अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट एंड द फंडामेंटल नॉलेज
आपके रिसर्च का कॉन्टेक्स्ट और उसका बारे में फंडामेंटल नॉलेज जो है उन दोनों को समझने में आपकी मदद करता है लिटरेचर रिव्यू। अंडरस्टैंड व्हाट वर्क हैज ऑलरेडी बीन डन इन द एरिया ऑफ योर प्रोजेक्ट। जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं ना तो आपको ये पता चल जाता है कि आप जिस विषय पर शोध कार्य कर रहे हैं तो आपके पूर्व के शोधार्थियों ने ऑलरेडी उसमें क्या काम किया हुआ है, वो आपको लिटरेचर रिव्यू से पता चलता है। एंड डिटरमाइन नोटिस एनी ट्रेंड्स एंड कोरिलेशन इन द पास्ट वर्क, और पुराने कार्य से वर्तमान का क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है। डिटरमाइन रिसर्च गैप, आपके रिसर्च में और प्रीवियस रिसर्च में क्या कोई कंटिन्यूटी है, अगर है तो वो आप समझ जाएंगे, और अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो क्या गैप है, अगर गैप है तो हाउ यू कैन फिल दिस गैप, आप उस गैप को कैसे फिल कर सकते हैं। कंटिन्यूटी है तो हाउ यू कैन कंटिन्यू द प्रीवियस वर्क। ये सारी चीजें आप लिटरेचर रिव्यू जब करते हैं ना तभी हो सकता है। आइडेंटिफाई द बेस्ट एंड और वर्स्ट अप्रोच टू टैकल द पर्टिकुलर चैलेंजेस एंड स्कोप ऑफ योर प्रोजेक्ट्स। आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट उसका भविष्य क्या है, उसका क्या स्कोप है, और अल्टीमेटली ये आपको नॉलेज से परिपूर्ण करता है। आपका उद्देश्य क्या है, आपका एम, आपके ऑब्जेक्टिव्स, कि जब आप ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपके ज्ञान की क्या सीमाएं होंगी, आप कहाँ तक ज्ञान अर्जन कर पाए हैं, ये सब लिटरेचर रिव्यू से ही तय हो जाता है। अब आते हैं इसके लिए लिटरेचर रिव्यू के लिए क्या क्या हमारे पास टूल्स हैं। तो हमारे पास सबसे पहला टूल्स है स्कोपस, है ना। तो स्कोपस ऑन बाय किसके पास है, इसका मालिकाना किसके पास है, एल्सवेयर के पास है। तो ये सबसे बड़ा डेटाबेस है पीयर रिव्यूड लिटरेचर्स का। ध्यान रखें, देखिए रिव्यूड और पीयर रिव्यूड और नॉन पीयर रिव्यूड बड़ा अंतर होता है। और जब कभी किसी का आर्टिकल अगर पीयर रिव्यूड में पब्लिश हो जाता है तो मान के चलिए कि उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि उसके रिसर्च को वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्नाइज किया जा चुका है, रिकॉग्निशन उसको मिला है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो स्कोपस जो है वो इसी प्रकार का है। इसमें आपको साइटेशन, साइट स्कोर, जर्नल रैंकिंग, स्पेसिफिक, है ना। आपने देखा होगा कि अधिकांश जो रिसर्च के एरियाज में होते हैं ना तो वो इम्पैक्ट फैक्टर की बात करते हैं, तो ये हाईली इम्पैक्ट फैक्टर वाला एक रिसर्च जर्नल है ना। तो इट इंक्लूड्स अप्रोक्सीमेटली 38,060 जर्नल्स, ये इसके स्कोपस के साथ एसोसिएटेड। और साथ में आप देखिए कि इसका जो फील्ड एरिया है, इसका जो स्कोप है ना स्कोपस का, साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंसेज, सोशल साइंसेज, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज, मतलब हम ये कह सकते हैं कि शोध का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जो स्कोपस इंक्लूड नहीं करता है। इसके बाद आता है वेब ऑफ साइंस, है ना। तो वेब ऑफ साइंस जो है ये भी एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, ये एनालिटिक्स है, और ये थॉमसन रोटर्स जो है वो राइटर, तो ये इसका मालिकाना हक है। इसके पास जो है 12,000 हाई इम्पैक्ट जर्नल्स हैं और 1,60,000 कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स हैं। Similarly to Scopus, it covers a broad range of research areas from social sciences, arts, humanities, and through science to engineering। मतलब जैसे ही हम स्कोपस की बात कर रहे थे ना कि लगभग वो सभी क्षेत्रों को कवर करता है, वैसे ही वेब ऑफ साइंस, नाम जरूर इसका वेब ऑफ साइंस है लेकिन इसमें ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स और सोशल साइंसेज भी बराबर आते हैं। देन इसके बाद अगला आता है आपका रिसर्च गेट और एकेडेमिया। तो रिसर्च गेट जो है प्रोफेशनल नेटवर्क है साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का, जिसकी की लगभग 17 मिलियन मेंबर्स वर्ल्ड वाइड है। और ये जो है शेयरिंग, नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर भी जो है एक रिसर्चर्स अपना लिटरेचर रिव्यू कर सकता है। फिर आता है एकेडमिया। अगेन एकेडमिया जो है ये भी एक प्रोफेशनल नेटवर्क है एकेडमिक्स का, ये भी रिसर्च पेपर उनको शेयर करता है। अब आप देखिए यहाँ पर जो है ऑलरेडी कितने 123 मिलियन एकेडमिक्स ऑलरेडी साइंड अप टू दिस प्लेटफॉर्म। इस पर इतने लोग जो है वो साइन अभी ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए मेंबर है, मेंबर और साइंड होने में बड़ा एक अंतर हो सकता है, इसलिए अपन इसको ये नहीं कह सकते कि इतने मेंबर्स होंगे, जहाँ जैसा लिखा वैसे ही हम उसको लेंगे। तो जस्ट लाइक टू द रिसर्च गेट, एकेडमिया एनेबल्स यू टू डाउनलोड पेपर्स। आप अगर इसके मेंबर्स हो जाते हैं, इस प्लेटफॉर्म को साइन कर लेते हैं, साइन इन की जो भी प्रोसेस है, तो यू कैन डाउनलोड द पेपर्स दैट आर नॉट अवेलेबल एल्सवेयर, जो कहीं भी अवेलेबल नहीं है और वो एकेडमिया पे, क्योंकि कॉपीराइट्स और बहुत सारी चीजें आती हैं। तो आप यहाँ पर मेंबर बन के अपने जो है academia.edu पे जाके अब जो है कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है
है ना। देखिए XIV लिखा है लेकिन इसको प्रोनाउंस किया जाता है आर्काइव्स, है ना। तो आर्काइव ये भी एक पॉपुलर प्री प्रिंट सर्विस है, लेकिन इसके साथ कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स जुड़ते हैं। फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, क्वांटिटेटिव बायोलॉजी, क्वांटिटेटिव फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मेनली अगर हम बात करें तो ये साइंस से रिलेटेड चीजें हैं, नेचुरल साइंस, जहाँ कैलकुलेशंस का काम होता है ना। इसमें भी 1.7 मिलियन स्कॉलरली आर्टिकल जो है अवेलेबल एट प्रेजेंटली हैं। बट ये जो है ये दीज हैव नॉट बीन पीयर रिव्यूड्स, ये पीयर रिव्यूड्स नहीं है। आप देखिए स्कॉपस और उनकी जब हम बात कर रहे थे तो वो पीयर रिव्यूड्स थे, और ये पीयर रिव्यूड्स नहीं है। इसके बाद आता है आपका डेटा कलेक्शन, है ना। तो डेटा कलेक्शन तो आप मतलब वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही ताकत है, ज्ञान ही शक्ति है, ठीक है। लेकिन ज्ञान है क्या, तो ज्ञान कब आता है, जब आपके पास इंफॉर्मेशन है, सूचना है। तो इंफॉर्मेशन इज नॉलेज, और इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, डेटा से। तो डेटा इज इंफॉर्मेशन डिजिटल फॉर्म में। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर हम इनको एक दूसरे से लिंक करें कि नॉलेज इज पावर, इंफॉर्मेशन इज नॉलेज, है ना, एंड डेटा इज इंफॉर्मेशन, तो अल्टीमेटली क्या चाहिए आपको, डेटा चाहिए। अगर आपके पास डेटा है देन आपके पास इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन है मतलब आपके पास नॉलेज है, नॉलेज है मतलब आपके पास पावर है। तो डेटा कलेक्शन जो है वो दो तरीके के डेटास की हम यहाँ पर बात करते हैं। एक आता है आपका प्राइमरी डेटा और एक आता है सेकेंडरी डेटा, है ना। सो प्राइमरी डेटा जैसा कि इसके नाम में ही ये फर्स्ट हैंड डेटा है, इसको हम वर्जिन डेटा भी कहते हैं, फ्रेश डेटा भी कहते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम कलेक्शन किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन या किसी भी प्रकार की बायसनेस नहीं होती है। सेकेंडरी डेटा जो है जैसे नाम में सेकेंडरी डेटा है ना। तो ये दोनों क्वांटिटेटिव डेटा जो है वो मेनली जो है वो मेजोरिटी ऑफ सेकेंडरी डेटा पर निर्भर करता है। क्वालिटेटिव डेटा में ज्यादातर हम जो प्राइमरी डेटा, ऐसा नहीं है कि क्वांटिटेटिव प्राइमरी नहीं होता, लेकिन जस्ट डिफरेंस की हम बात करें तो। अब ये जो डेटा कलेक्शन है, तो डेटा कलेक्शन के लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स और आईसीटी टूल्स हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर मैंने रखा है गूगल फॉर्म्स को, क्योंकि गूगल फॉर्म्स से लगभग लगभग सभी लोग अफिलिएट हैं। तो गूगल फॉर्म्स हुआ, देन गो स्पॉट चेक, फॉर्म्स ऑन फायर, है ना, फल्क्रम, क्विक टैप सर्वे, जोंका, ये कुछ बहुत ही पॉपुलर और वेल नोन कहना चाहिए, जो बहुत ज्यादा यूज किए जाने वाले आईसीटी टूल्स हैं रिसर्च में फॉर द पर्पस ऑफ डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शंस के लिए किए जाते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 1, है ना। तो आप देखिए कि पार्ट 1 हमने किसके बारे में बात करी, प्री डेटा एनालिसिस के बारे में। तो ये जो प्री डेटा एनालिसिस में आईसीटी जो है वो कैसा हमारा रोल प्ले करता है, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। तो अगर आपने अभी भी मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, है ना। और कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो आपको करना है। लेकिन उसमें पॉजिटिवली नेगेटिवली जैसा भी आप कमेंट्स करेंगे, डेफिनेट वो मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा, और बाकी जो भी व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट था। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। थैंक यू।